बीएससी पार्ट थर्ड के आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने कल यूनिट सेकेंड पे बात की थी और उसमें वहाँ हमने एक विमीय एक परमाणु क्रिस्टल जालक की कंपन विधाओं को जाना था। वहाँ हमने जो आवृत्ति है ओमेगा उसे फाइंड आउट किया था कि वहाँ जो जालक में हो रहे कंपन है उनकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी। तो वहाँ हमने जो आवृत्ति फाइंड आउट की थी √4 बीटा अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय साइन के ए बाई 2 के रूप में हमने फाइंड आउट की थी। और मैक्सिमम जो आवृत्ति थी साइन के ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 की कंडीशन में वो थी ओमेगा मैक्सिमम इज इक्वल टू √4 बीटा बाई एम के रूप में। इसके बाद आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। उसके बाद हमने जो है प्रथम ग्रीडुआ क्षेत्र द्वितीय ग्रीडुआ क्षेत्र पर चर्चा की थी। इसके बाद आज जो हम उससे आगे बढ़ेंगे उसी में हम दो सिचुएशंस को सोल्व करेंगे आवृत्ति के लिए, न्यून आवृत्ति की कंडीशन में और उच्च आवृत्ति की कंडीशन में। तो हमने ओमेगा इज इक्वल टू फाइंड आउट किया था √4 बीटा बाई एम साइन के ए बाई 2 के रूप में, ये हमने कल फाइंड आउट कर लिया था। जो के का मान है यह सबसे पहले हम यहाँ जो सिचुएशन देखेंगे न्यून आवृत्ति पर क्या सिचुएशन होगी, न्यून आवृत्ति की सिचुएशन कैसी होगी उस पर चर्चा करेंगे। जब के का मान अत्यल्प है तो k टेंड्स टू क्या होगा 0, k टेंड्स टू 0 होगा अत्यल्प की कंडीशन में। और k टेंड्स टू 0 होगा अर्थात तरंगदैर्घ्य का जो मान है, तरंगदैर्घ्य अंतर परमाणु की जो दूरी है, अंतर परमाणु जो अंतराल है उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। इस सिचुएशन में जब k टेंड्स टू 0 होगा तो जो तरंगदैर्घ्य है अंतर परमाणु अंतराल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो यह कंडीशन दीर्घ तरंग सीमा कहलाती है, जहां तरंगदैर्घ्य का मान अंतर परमाणु अंतराल की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो यह जो है दीर्घ तरंग सीमा कहलाती है। इस सिचुएशन में जो साइन के ए बाई 2 है इसको हम डायरेक्टली के ए बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बराबर ले सकते हैं, उसके लगभग बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में साइन के ए बाई 2 को हम के ए बाई 2 ले सकते हैं जब k टेंड्स टू 0 की सिचुएशन हो। तो इस सिचुएशन में ओमेगा इज इक्वल टू √4 बीटा अपॉन एम के ए बाई 2 के रूप में हमारे पास आ जाएगी। और ये कंडीशन आने के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से 2 बार है 2 से 2, यहाँ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो के ए √√ बीटा बाई एम के रूप में हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। और लास्ट इक्वेशन हमारी जो है जो भी रही, यहाँ हम इस इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन 1, इसको देते हैं। चूंकि जो कलावेग होता है, कलावेग को हम ओमेगा वी से लेकर के चलते हैं और वी टी जो इज इक्वल टू वो होता है ओमेगा बाई के रूप में। इसलिए कलावेग वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के रूप में।
रूप में हम लेते हैं। और ओमेगा बाई के, तो यहाँ जब हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा ए अंडर रूट बीटा बाई एम। यहाँ ये पद फाइंड आउट होता है और इसको दे देते हैं हम v नोड के रूप में, इक्वेशन नंबर 2। बात करें समूह वेग की, ग्रुप वेलोसिटी की, तरंग के समूह वेग की, तो समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी दैट इज डी ओमेगा बाई डी के के रूप में ये होता है, डी ओमेगा बाई डी के रूप में ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी को जब हम डी ओमेगा अपॉन डी के रूप में लेंगे, तो यहाँ हम विद रेस्पेक्ट टू के इस पद का जब अवकलन लेते हैं तो वो आपको फाइंड आउट होगा ए अंडर रूट बीटा बाई एम के रूप में, और यह भी हमारे पास v नोड के रूप में ही फाइंड आउट होता है। यानी कि जो दोनों से हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है, ग्रुप वेलोसिटी और कला वेग से, कला वेग और जो समूह वेग से जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी दोनों को सोल्व करने पर, वो एक जैसी रहती है। जब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो v नोड है, ये v नोड उस क्रिस्टल जालक का वेग होगा। ये जो v नोड है ये क्या होगा, क्रिस्टल जालक में जो ध्वनि है उस ध्वनि का वेग होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि v, जहाँ v नोड क्रिस्टल जालक में ध्वनि का वेग, क्रिस्टल जालक में ध्वनि का वेग होता है, और स्मॉल a जो हम लेकर चल रहे हैं ये होता है जालक नियतांक, जालक नियतांक यहाँ ये रहता है। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों सिचुएशन से कि दीर्घ तरंग लंबाई की सिचुएशन में, दीर्घ तरंग लंबाई की कंडीशन में परमाणु श्रृंखला तरंग संचरण, परमाणु श्रृंखला का जो तरंग संचरण है, एक डोरी में जो सतत संचरण होता है, एक डोरी में जो सतत संचरण होता है उसकी भांति रहेगा। दीर्घ तरंग लंबाई की स्थिति में जो दीर्घ तरंग लंबाई की सीमा में जो परमाणु श्रृंखला है उसका जो तरंग संचरण होगा एक सतत डोरी में जो संचरण होता है उसके समान होता है। अर्थात यहाँ कहें तो जो उसका कला वेग होगा और जो समूह वेग होगा वो दोनों क्या होंगे, एक समान रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं उच्च तरंग। तो उच्च आवृत्ति की स्थिति को हम देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड, उच्च आवृत्ति की स्थिति में उच्च आवृत्ति की स्थिति में क्या सिचुएशन होगी, जब जो k का मान है वो टेंड्स टू 0 यानी कि अत्यल्प न होकर के बहुत ज्यादा हो, उसका मान बहुत अधिक होता है, तब ओमेगा में जो k है, ओमेगा में k के साथ परिवर्तन रेखीय नहीं होता, रेखीय सिचुएशन में नहीं होता है। इस अवस्था में जालक अंतराल, जालक जो असतत माध्यम की भांति कार्य करता है, यानी कि जब k का मान अधिक होगा उसी स्थिति में ओमेगा में k के साथ जो होने वाला परिवर्तन है वो रेखीय परिवर्तन नहीं होगा,
इस अवस्था में जालक असतत माध्यम की भांति कार्य करता है। इस स्थिति में जो कलावेग और जो समूह वेग है वो इस तरह से होंगे। देखते हैं हम इस सिचुएशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलावेग की। कलावेग Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के की सिचुएशन लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं अंडर रूट 4 बीटा। तो यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा तो आपके के अंडर रूट ये जो सिचुएशन बनेगी बीटा और एम। अब चूंकि यहाँ हम के का मान बहुत अधिक लेकर के चल रहे हैं तो इस सिचुएशन में साइन के ए बाई 2 डिवाइड बाई के ए बाई 2 जो हम अवकलज में प्रॉपर्टीज देखते हैं सीमा मान वाली, वहां से इसको सॉल्व करेंगे। तो Vp इज इक्वल टू के ए बाई 2। तो यहाँ इस पद को हम क्या लिख सकते हैं ए अंडर रूट बी बाई एम को बी नॉट के रूप में ध्वनि के वेग के रूप में लिख सकते हैं। तो बी नॉट साइन के ए बाई 2 डिवाइड बाई साइन के ए बाई। ये हमारे पास जो है इसका कलावेग रहेगा और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह हम बात करते हैं समूह वेग। ग्रुप वेलोसिटी वो हो गया हमारे पास डी ओमेगा बाई डी के रूप और डी ओमेगा बाई डी के रूप में रहेगी। तो ये इसका जो मान है ए अंडर रूट बीटा बाई एम को के ए बाई 2 के रूप में यहाँ इसका मान रहेगा। और Vg इज इक्वल टू वी नॉट कोस के ए बाई 2। ये ग्रुप वेलोसिटी की स्थिति रहती है जब उच्च आवृत्ति की स्थिति हो। ब्रिलवा क्षेत्र के बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे कि ब्रिलवा क्षेत्र क्या होंगे, जो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग भी उनको समझा था ब्रिलवा क्षेत्रों को। तो ब्रिलवा क्षेत्र हमने देखे थे कि माइनस का π/4 से प्लस का π/4 प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र कहलाता है। माइनस के 2π/4 से माइनस के π/4 और π/4 से 2π/4 के बीच का जो क्षेत्र है वो द्वितीय ब्रिलवा क्षेत्र कहलाता है। इन पर हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इससे आगे अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा और फोनोन की अवधारणा पर कि ऊष्मीय ऊर्जा और फोनोन क्या होते हैं। यहाँ से कई बार 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि फोनोन क्या होते हैं, आधे नंबर का प्रश्न पूछा जाता है फोनोन के बारे में। तो ऊष्मीय ऊर्जा एवं फोनोन की अवधारणा। ऊष्मीय ऊर्जा एवं फोनोन की अवधारणा। तो देखिए, जो क्रिस्टल होता है वो एकक कोष्टिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये हम पहले हमारे फर्स्ट यूनिट में जान चुके हैं कि जो एक क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का निर्माण छोटी छोटी एकक कोष्टिकाओं से मिलकर के बनता है। छोटी छोटी एकक कोष्टिकाएं मिलकर उस क्रिस्टल का निर्माण करती है
और जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में एक ही प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं या दो या उससे अधिक प्रकार के परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन हम यदि हम बात करें कि जब क्रिस्टल में एकक कोशिका में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हों, तो उनमें दो प्रकार की कंपन विधाएं पाई जाएगी। कितने प्रकार की कंपन विधाएं पाई जाएंगी? दो प्रकार की कंपन विधाएं उनमें उपस्थित होती है। अब ये दो प्रकार की कंपन विधाएं कौन कौन सी होगी? सबसे पहली नंबर 1 प्रकाशिक प्रसामान्य विधा। प्रकाशिक प्रसामान्य विधा। और दूसरे प्रकार की होगी ध्वनिक प्रसामान्य कंपन विधा। तो दो प्रकार की कंपन विधाएं यहां पाई जाती है। एक तो प्रकाशिक प्रसामान्य कंपन विधा, दूसरी जो है ध्वनिक प्रसामान्य कंपन विधा। दो प्रकार की कंपन विधाएं यहां उपस्थित होंगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रसामान्य प्रकाशिक जो कंपन विधा है वहाँ जो ऊर्जा का क्वांटीकरण करते हैं प्रकाशिक विधि में, प्रकाशिक कंपन विधा में, वहाँ ऊर्जा का जो क्वांटीकरण किया जाता है वो फोटोन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? फोटोन के रूप में। तो इसी प्रकार यानी कि जो फोटोन होता है फोटोन प्रकाश ऊर्जा का सबसे छोटा मान, इकाई मान, क्वांटीकृत मान कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से ध्वनिक प्रसामान्य विधा में भी क्वांटीकरण किया गया है और क्वांटीकरण करके और जो ध्वनिक प्रसामान्य विधा की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का क्वांटीकृत मान कहलाता है फोनोन। ध्वनिक प्रसामान्य कंपन विधा का जो क्वांटीकृत मान है वो है फोनोन। वहां तो फोटोन और यहाँ पर फोनोन होता है। और जो फोनोन है उस फोनोन की जो आवृत्ति होती है 10⁴ हर्ट्ज से 10⁻13 हर्ट्ज तक रहती है। इसकी जो आवृत्ति परास है वो है 10⁴ हर्ट्ज से 10⁻13 हर्ट्ज तक। और जो फोनोन है, फोनोन भी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। बोस आइंस्टीन जो वितरण फलन है, जो फोनोन है वह बोस आइंस्टीन वितरण फलन का पालन करता है, उस वितरण फलन का उपयोग करता है। तो यहाँ हमने इन बातों को जाना। अब जो हम आगे बढ़ने पर फोनोन के गुणधर्म पर चर्चा करेंगे कि फोनोन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब यहाँ हम जो फोनोन है फोनोन के गुणों पर चर्चा करते हैं क्रम से। तो जो फोनोन है, फोनोन बोस आइंस्टीन वितरण फलन जो आता है उस बोस आइंस्टीन वितरण फलन का पालन करता है और n = e⁻⁻⁻1 ये बोस आइंस्टीन वितरण फलन होता है, इसका पालन करता है, इसका उपयोग करता है। बात करें फोनोन की ऊर्जा की तो फोनोन की ऊर्जा भी फोटोन की ऊर्जा की तरह E = hν के रूप में होती है। यहाँ जो न्यू होता है, यह न्यू जो ध्वनिक विधा है, ध्वनिक विधा में उसकी कंपन आवृत्ति
ध्वनिक विधा में उसकी कंपन आवृत्ति को प्रदर्शित करता है न्यू। ध्वनिक विधा में कंपन आवृत्ति होती है न्यू। बात करें फोनोन के वेग की, फोनोन का वेग, तो जो फोनोन का वेग है ध्वनि के वेग के बराबर ही होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है फोनोन की वह भी द्वैत प्रकृति होती है, कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। बात करें फोनोन के संवेग की, तो वास्तव में फोनोन में भौतिक रूप से किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि जो संचरण नियतांक के उपस्थित होता है, तो अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जो संचरण नियतांक के उपस्थित है उसके कारण यहाँ एक संवेग की उपस्थिति पाई जाती है, जिसे क्रिस्टल संवेग h/λ भी कहते हैं। केवल और केवल क्रिस्टल संवेग उसको कहा जाता है h/λ के रूप में। बात करें जो फोटोन होते हैं, फोटोन की भांति जो फोनोन है वह भी अविभेद्य कण है। फोनोन भी क्या है, फोटोन की भांति अविभेद्य कण होते हैं, इनको विभेदित नहीं किया जा सकता है। और फोनोन की जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या है वह भी पूर्णांक ही होती है। फोनोन की जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या होगी वो भी कैसी होगी, पूर्णांक के रूप में होगी। गैसीय रूप में बात करें तो गैसीय रूप में प्रत्येक ताप पर क्रिस्टल फोनोन गैस के रूप में माना जा सकता है, गैसीय कण के रूप में माना जा सकता है, जिसमें ताप वृद्धि से फोनोन की संख्या में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाएंगे तो फोनोन की संख्या में क्या होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। इसी तरह हम आगे चर्चा करें तो क्रिस्टल की जो ऊष्मीय ऊर्जा है, क्रिस्टल की जो ऊष्मीय ऊर्जा का मुख्य भाग फोनोनों की कुल ऊर्जा के रूप में ही उपस्थित होता है। क्रिस्टल की जो कुल ऊष्मीय ऊर्जा का जो मुख्य भाग है वो फोनोन की ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है। ये हमने आज चर्चा की फोनोन की अवधारणा पर, फोनोन के गुणों पर। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एक विमीय विपरमाणुक जालक की कंपन विधा पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।